पहला पार्ट है इसमें स्किल डेवलपमेंट। अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है 2023 में। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है ये पहले पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट निकालता है एक वी बॉक्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन। ये वी बॉक्स अलॉन्ग विद द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, जो आपको पता है जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके ऊपर जो वॉचडॉग है वो ये AICTE है। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट निकालते हैं। तो इसमें जो डाटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिल्म्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये डाटा। इसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है उसमें जो एम्प्लॉयबल वर्क फोर्स का जो प्रोपोर्शन है वो बड़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। इसका मतलब हमारे पास स्किल्ड वर्क फोर्स है वो बड़ा है। देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज फ्रॉम 46% इन द लास्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट टू 50% दिस टाइम। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो वुमेन का रेशियो है इस वर्क फोर्स में विच इज़ एम्प्लॉयबल, दैट इज़ हायर देन मैन, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। ये स्टेट्स के अकॉर्डिंग बताता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हाई एम्प्लॉयबिलिटी है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जो है ये टॉप 3 पोजीशन ऑक्यूपाई करें। अब बात कर लेते हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में। हमारे पास एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके अंदर कुछ एजेंसीज हैं जो कि ये इसके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें पहला है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSDA, फिर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, और फिर है सेक्टर स्किल काउंसिल। तो ये हर स्पेसिफिक सेक्टर के हिसाब से एक स्किलिंग काउंसिल हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर रखी है। ये ब्रॉडली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रन कर रही है 2015 से, जिसके बारे में पता होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जिनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY और प्रधानमंत्री युवा योजना PM युवा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विच इज़ द रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये एक्चुअली जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंदर ही एक कॉम्पोनेंट है। रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग का बेसिक मतलब यही है कि जितने भी वर्क फोर्स है जिनके पास ऑलरेडी कोई स्किल है जो उन्होंने हो सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हुए सीखा हो, तो हम उससे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करके उसे रिकग्निशन देते हैं। मतलब अब उन्हें अलग से उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं, अगर उन्हें पहले से आता है तो डायरेक्टली उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो दिस इज़ रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास है एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश किया गया। तो ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है ये वाराणसी के अंदर बनाया गया था बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDCI। तो ये आई जो है यहाँ पे इंटरनेशनल का जुड़ गया है इसके अंदर, ये याद रखना। इसके अलावा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव चल रहा है विच इज़ रीस्किलिंग रेवोल्यूशन इनिशिएटिव। तो इसमें फंडिंग का काम जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है और इसके अंदर 1 बिलियन पीपल को प्रोवाइड किया जाएगा विद बेटर एजुकेशन स्किल्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बाय 2030। याद रखना, रीस्किलिंग रेवोल्यूशन इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ा है। फिर हमारे पास एक भारत स्किल फोरम है जो कि एक डिजिटल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द ITIs। तो ITIs आपको पता है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने बना रखे हैं। भारत स्किल फोरम जो है यहाँ पे डिजिटल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्कीम है जो पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट इज निपुण विच इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग एंड निर्माण वर्कर्स। तो स्कीम का नाम है निपुण। कल हम लोगों ने एक और स्कीम देखी थी सिमिलर नाम से ही, निर्यात देखा था एक करके। निर्यात नहीं था मैडम, स्कीम का नाम था नीपम। लास्ट में हमने नीपम। हाँ, लास्ट में हम लोगों ने ये एक स्कीम देखी। तो नीपम के अंदर बेसिकली स्कीम का नाम था या मिशन का नाम था नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, नीपम नाम था इसका। और ये इसके अंदर जो IP अवेयरनेस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो दी जा रही थी टू द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th to 12th ग्रेड। तो याद रखना, सिमिलर से नाम है तो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, देख लेना नीपम और ये निपुण अभी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। निपुण जो है ये स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर जो है इसने लॉन्च किया था और इसमें एम ये है कि हम 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम अपस्किल करें, ठीक है। हम लोगों ने नीपम में देखा वहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, यहाँ पे 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कर रहे हैं हम लोग अपस्किल। ये बेसिकली पार्ट है दीनदयाल अंत्योदय
योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DNULM का ये पार्ट है और इसके 3 कंपोनेंट है। पहला है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जहाँ पे हम जितने भी वर्कर्स हैं जिनको अगर पहले से कोई स्किल है तो उसको हम रिकग्नाइज करके उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर है फ्रेश स्किलिंग, यानी ऐसे लोगों को नया स्किल देंगे स्पेसिफिकली प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो सेक्टर स्किल काउंसिल है प्लम्बिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो स्किलिंग प्रोवाइड करेगी उन्हें। नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लेसमेंट, तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके थ्रू हम वर्कर्स को इंटरनेशनल प्लेसमेंट करवाएंगे, मतलब बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके भी वो वर्क कर पाएंगे। ठीक है, सो ये है निपुण। अब इसके अंदर ये जो कोर्स बनाया है निपुण के अंडर सिखाने के लिए, वो अलाइंड है विद द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। तो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स रहेंगे वो सब इससे एफिलिएटेड रहेंगे और इससे ही उन्हें एक्रेडिशन मिलेगा। सो ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये एक नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर लोगों को जो डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी है उसको प्रोवाइड भी किया जाता है और उसका इवैल्यूएशन भी होता है। राइट, सो ये पता होना चाहिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बाद। अब इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC। सो ऑल्दो ये जो स्कीम है ये रन करी जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बट ग्राउंड पे जो इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है जो एजेंसी, वो ये NSDC कर रहा है। और NSDC जो है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसका मैंडेट ये है कि वो इन्वॉल्व करे प्राइवेट सेक्टर को इन स्किलिंग 150 मिलियन इंडियंस बाय ईयर 2022। राइट, सो अब उसके बियॉन्ड आ चुके हैं हम लोग, बट एनीवेज अभी भी बहुत सारे स्कीम्स के अंदर NSDC जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो इसके अंदर जितने भी ट्रेनीज हैं उनको एक कौशल बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कौशल बीमा जो है एक 3 ईयर का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जिसके अंदर 2 लाख का कवरेज मिलेगा। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द निपुण स्कीम। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर रन कर रहा है और 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इसमें अपस्किल करने का टारगेट है हमारा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसमें पहला टॉपिक है यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। सो यूनिकॉर्न आपको पता है ऐसी कोई कंपनी जो कि $1 बिलियन का जो है वैल्यूएशन अचीव कर लेता है। तो माइंड यू, वैल्यूएशन जो है इट्स डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू और वैल्यूएशन में फ़र्क होता है। वैल्यूएशन मतलब कि आपका, लेट्स से अगर किसी को कंपनी को खरीदना है तो कितने में खरीदेगा, दिस इज व्हाट इज वैल्यूएशन। राइट, कई बार ये ओवर इन्फ्लेटेड हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर होता, लेकिन वर्थ इसकी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। तो याद रखना, यूनिकॉर्न का डेफिनेशन $1 बिलियन का वैल्यूएशन है। और अभी इंडिया ने 100 जो यूनिकॉर्न्स है वो एस्टैब्लिश कर लिए थे, सो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। सो पहला देखते हैं, DPIT क्लासीफाई करता है स्टार्टअप्स को, मतलब DPIT रिकग्नाइज करता है स्टार्टअप्स को, और जिसके चलते उन्हें बहुत सारी स्कीम्स के अंदर या बहुत सारे इनिशिएटिव के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। राइट, सो ये DPIT का क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप आइडेंटिफाई करने का? सो पहला है कंपनी की एज। सो ये ऐसी कोई कंपनी होती है जिसका जो एस्टैब्लिशमेंट के बाद 10 साल पूरे नहीं हुए। राइट, मतलब एस्टैब्लिश होने के बाद अभी 10 ईयर्स से कम का ही उस कंपनी का एज है। नेक्स्ट, ये कंपनी टाइप जो है ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। राइट, आई होप ये टर्म्स में आपको डिफरेंस पता ही होगा। आगे चलते हैं। टर्नओवर की बात करें तो इनका जो एनुअल टर्नओवर है दैट शुड नॉट एक्सीड ₹100 करोड़। तो टर्नओवर मतलब कि कितना आप पैसा जो है वो जनरेट कर रहे हो। अब उसमें आपका प्रॉफिट कितना है वो अलग बात है, लेकिन टर्नओवर में हम प्रॉफिट नहीं देखते, हम देखते हैं कितना सेल करा है ओवरऑल। राइट, नेक्स्ट, ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने अपना डीमर्जर करके एक नई कंपनी निकाल दी या स्प्लिट कर दिया कोई कंपनी को, तो वो नहीं हो सकता, ओरिजिनल होना चाहिए। और कोई इनोवेटिव और स्केलेबल आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर वो वर्क कर रही हो। सो ये 5 क्राइटेरिया है, जिसमें से ये जो लास्ट वाला जो क्राइटेरिया है इनोवेटिव और स्केलेबल, ये थोड़ा सा वेग प्रोविजन है बिकॉज यहाँ पे हम एक्चुअली क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोडक्ट इनोवेटिव है, स्केलेबल है। तो ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, बाकी जो 4 क्राइटेरिया है वो क्लियर कट है कि क्या कंपनी का एज होगा, क्या कंपनी का टाइप होगा, क्या उसका टर्नओवर होगा, और ओरिजिनल एंटिटी का स्टेटस। सो दिस इज अबाउट द DPIT स्टेटस। अब इंडिया के अंदर बात करें इकोसिस्टम की, स्टार्टअप इकोसिस्टम की, सो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर द US और चाइना। मतलब US चाइना के बाद सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है इंडिया के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं। तो वो बताता है कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप को लेके वो कितना रोबस्ट है। राइट, नेक्स्ट,
मेजर इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं, स्टार्टअप्स को लेके क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो पहला है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इसके एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भी है जो इसके साथ वर्क कर रहा है। अभी जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है ये बेसिकली 2021 के अंदर लॉन्च हुआ था। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है जितने भी स्टार्टअप है जो कि एलिजिबल है अंडर द DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप क्राइटेरिया, तो उन सबको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, लाइक इंक्यूबेटर्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन। तो ये बिजनेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट बना के दिखा देते हो, राइट, कि वो चीज़ जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। सो ये एक सिंगल प्रोडक्ट अगर आपने बना दिया तो वो बस दिखाने के लिए कि हाँ हम जो करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल है कि नहीं है। फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, ये सब अगेन स्टेजेस ही हैं बिजनेस की, राइट। इसके अलावा स्टार्टअप एक्सेलरेटर है जो मेटी रन करिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, फॉर द इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो ये कलेक्टिवली इस प्रोग्राम को समृद्ध नाम दिया गया। तो याद रखना स्टार्टअप से रिलेटेड है और इसमें जो एक्सेलरेटर्स हैं स्टार्टअप से रिलेटेड उनके बारे में बात होती है। फिर है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स। तो ये FFS जो है ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ही एक स्कीम है या एक कंपोनेंट है जिससे हम मोबिलाइज करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक कैपिटल टू गिव इट टू द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जितना भी डोमेस्टिक कैपिटल है उसको राउट करके हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें टोटल कॉर्पोरेट रखा गया है 10,000 करोड़ का। सो ये याद रखना, ये जो फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप है ये एक सेबी रजिस्टर्ड AIF है। AIF आपको पता ही है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। सो ये बेसिकली जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हो गए या वेंचर कैपिटल फंड हो गए उनका पैसा राउट कराना चाहता है इस फंड ऑफ फंड में और फिर आगे स्टार्टअप्स को पैसा देना चाहता है। सो ये क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग ऑफ द स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये एक रिपोर्ट है जो कि DPIIT निकालता है। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार हमें लग सकता है कि नीति आयोग होता है क्योंकि वो भी स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है, बट यहाँ पे ये वाला जो स्पेसिफिक रिपोर्ट है ये DPIIT निकालता है, याद रखना। और इसमें स्टेट्स और यूटीज को बेस्ड ऑन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंक किया जाता है। सो इसमें हम 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरिया चेक करते हैं। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, फॉस्टरिंग इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एक्सेस टू मार्केट है, फंडिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट एक्सेट्रा। ये कुछ प्रोविजंस है, ज़्यादा काम के नहीं, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये कुछ प्रोविजंस है। बाकी तो आप लॉजिकल रीजनिंग से पता ही लगा सकते हो कि स्टार्टअप से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द स्टार्टअप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल। तो कल भी हम लोगों ने इसी एक सिमिलर इनिशिएटिव के बारे में बात किया था, इंडिया बिजनेस पोर्टल करके, राइट। सो तब हम लोगों ने जेम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो यहाँ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है टू एक्सपैंड द मैंडेट ऑफ जेम टू अलाउ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम कॉपरेटिव्स एज अ बायर। सो ये स्पेसिफिक जो आर्टिकल है ये हम लोगों ने जो विजन का पॉलिटी का 365 है उसमें भी देखा था कि कॉपरेटिव्स को अलाउ कर दिया कि अब वो जेम के ऊपर जो प्रोडक्ट है अपने वो सेल कर सकते हैं, राइट, और प्रोक्योर भी कर सकते हैं। सो ये जो जेम पोर्टल है ये 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये इनिशिएटिव जो था वो लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे थे कि ये ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोक्योरमेंट हो बाय द गवर्नमेंट बायर्स। तो गवर्नमेंट बायर्स का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी PSUs हैं, वो सब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे आके कोई भी सामान जो है वो परचेज करे। सो यही बेसिक सा इसमें इनिशिएटिव था, ठीक है। अब ये याद रखना, इसको ऑल्दो रन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रहा है लेकिन इसको बनाने में हेल्प किया था, मतलब टेक्निकल असिस्टेंस जो था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने दिया था। तो मेटी ने इसके अंदर जो टेक्निकल सपोर्ट था वो प्रोवाइड किया था, तो ये पता होना चाहिए। सो एक डिफरेंस क्या है इस जेम पोर्टल में और बाकी जो E-कॉमर्स हम लोग देखते हैं। सो जितने भी E-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो यहाँ पे या तो प्रोडक्ट बिकता है या फिर एक्सक्लूसिवली सर्विस बिकता है, जैसे जोमेटो हो गया, तो वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, सर्विस डिलीवरी की। सो जेम पोर्टल के ऊपर आप गुड्स और सर्विस दोनों बेच सकते हो, राइट। लेट्स से आपके पास कोई क्लीनिंग सर्विस आप प्रोवाइड कराते हो तो वो भी आप जेम पोर्टल पे डाल सकते हो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों बेचे जा सकते हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने अपना जो जनरल फाइनेंस रूल है ये निकाल कर मैंडेट कर दिया है जितनी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स है ताकि वो प्रोक्योर करें गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द जेम। अब ये जो जेम पोर्टल है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा रन किया जा रहा है, तो इसका नाम ही है जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
ठीक है। और ये आपको पता ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनीज होती है वो सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के, राइट। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द जेम पोर्टल। आगे चलते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। सो इसमें पहला है गिग वर्कर। तो गिग वर्कर न्यूज़ में रहा है काफ़ी समय से, पिछले 2-3 सालों से लगातार गिग वर्कर न्यूज़ में रहा। सो गिग वर्कर की डेफिनेशन आपको पता ही है, ऐसा कोई पर्सन जो कि वर्क करा आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे काम जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है और एडहॉक बेसिस पे काम चलता है, राइट। की ज़रूरत है उस हिसाब से आप काम ले सकते हो और ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, राइट। सो अभी ये गिग वर्कर के ऊपर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, विच इज द इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। सो इसमें बेसिकली बात किया है कि ये जो कवर यूनिवर्सल सोशल कवरेज है ये बढ़ाने की ज़रूरत है ऑन द गिग वर्कर्स, और इसको इनोवेटिव तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक कोड का इस्तेमाल किया गया, कोड का नाम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सो ये हमारे जो 4 लेबर कोड्स हैं उनमें से एक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर ये बनाया गया था। और गिग वर्कर्स के ऊपर जो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स है वो इसके अंदर कवर्ड होते हैं। सो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है नीति आयोग ने, विच इज़ द रेज फ्रेमवर्क। सो रेज फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली नीति आयोग ऐसा बोलना चाह रहा है कि इसका इस्तेमाल करके हम जो सोशल कवरेज है ये बढ़ा सकते हैं। तो रेज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है रिकग्नाइज करो वेरिड नेचर ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब हर प्लेटफॉर्म का अपना एक डिफरेंट नेचर होता है, उसको रिकग्नाइज करने की जरूरत है और उसी के हिसाब से स्कीम्स लाने की जरूरत है। नेक्स्ट, ऑग्यूमेंटेशन कर सकते हो सोशल सिक्योरिटी का थ्रू इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। तो बहुत सारे इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, इंश्योरेंस है, तरह तरह के नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द गिग वर्कर्स। नेक्स्ट, इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं स्कीम्स वाइल डिजाइनिंग द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जिससे ना तो जॉब क्रिएशन पे इम्पैक्ट हो और ना उस प्लेटफॉर्म के बिजनेस पे हो, ठीक है। सो दिस इज द आई। फिर है सपोर्ट। तो यहाँ पे वर्कर्स को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। इनफैक्ट आपने अगर ओला के बारे में सुना होगा तो ओला ने अपने जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एनरोल करा दिया, जैसे आई गेस जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना है, इन सब के अंदर अपने जो ड्राइवर्स हैं उन सबको एनरोल कराया है, राइट। सो इस टाइप से गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम्स का आप यूज ले सकते हो। फिर इंश्योर बेनिफिट्स दैट आर रेडिली एक्सेसिबल टू द वर्कर्स। सो ये रेज फ्रेमवर्क है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ब्रॉडली पता होना चाहिए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा हुआ था रेज फ्रेमवर्क, ठीक है। ऐसा ही एक रेज नाम से एक इनिशिएटिव है, वो एआई से जुड़ा हुआ है। उसका फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, राइट, फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ये एक रेज जो था वो एक समिट था जो एआई के ऊपर बात कर रहा था। तो याद रखना, रेज फ्रेमवर्क हम जो बात करें गिग वर्कर के कॉन्सेप्ट में या उनसे रिलेटेड, तो वो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में डाला था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक प्रोडक्टिविटी। सो अभी एक इंडिया प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आई है और निकाला किसने? आरबीआई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने इनको मिलकर निकाला है। और इसमें ऐसा पाया है कि इंडिया बेसिकली सफ़र कर रहा है लो प्रोडक्टिविटी से। सो प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द इनपुट, राइट। सो इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसको मेजर करने के टूल हो सकते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, राइट। ये इस पैरामीटर से ये प्रोडक्टिविटी को एसेस किया जा सकता है। तो इतना ही है इसमें जानने लायक, काम का नहीं है। बाकी ये टाइम बैंकिंग कोई काम का टॉपिक नहीं है, सो वी कैन स्किप दैट एंड मूव अहेड। सो नेक्स्ट इज नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, एनसीएस पोर्टल। सो ये एक जॉब पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो है वो रन कर रहा है सिंस 2015। सो यहाँ पे जितने भी क्वालिफाइड जॉब सीकर्स हैं उनको मिलाया जाता है विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। तो जैसे इंडीड या मॉन्स्टर जॉब काम करता है या Naukri.com जैसा काम करता है, वही सेम चीज़ गवर्नमेंट का ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। सो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको रन करता है। और अभी रिसेंटली एक ई श्रम पोर्टल भी बना था। आपको पता है जितने भी लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे थे उन सब के लिए ई श्रम पोर्टल खोला गया था। तो इसके अंदर जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोग थे वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। सो ये भी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही रन कर रही थी ई श्रम पोर्टल, ये पता होना चाहिए। और अब इस ई श्रम पोर्टल को लिंक कर दिया गया विद द एनसीएस, विच इज द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, राइट। सो ये चीज़ क्लियर रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज, एनआईसी। सो ये जो अटल इनोवेशन मिशन है जो कि नीति आयोग रन कर रहा है, उसके अंदर अभी इस अटल न्यू इंडिया चैलेंज को लॉन्च किया गया है। तो इसमें बेसिकली एक वुमेन सेंट्रिक चैलेंज
इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द अटल न्यू इंडिया चैलेंज। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर एक वुमेन सेंट्रिक चैलेंज लॉन्च किया गया। तो वुमेन के जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको कैसे सॉल्व करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप, तो उनके लिए ये चैलेंज जो है ओपन किया गया है। सो याद रखना एएनआईसी जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन का, और ये रन किया जाता है बाय द नीति आयोग, राइट। बेसिकली अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंडर प्रोवाइड किए जाएंगे फंड्स ऑफ 1 करोड़ थ्रू अ ग्रांट बेस्ड मैकेनिज्म। और ये दिया किसको जाएगा, तो ये किसी भी इंडियन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट, या कोई स्टार्टअप है जो कि रिकॉग्नाइज है बाय द डीपीआईटी, तो ये इसके लिए अंडर एलिजिबल है। वो अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाके पेश कर सकते हैं इस चैलेंज के अंडर, और फिर उनको इसके बदले ये ग्रांट बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो उसके अंदर फंड मिल सकता है, राइट। सो ये याद रखना अटल न्यू इंडिया चैलेंज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज सेतु। सो फुल फॉर्म इसका सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है उन्होंने अभी लॉन्च किया था ये सेतु प्रोग्राम। तो सेतु नाम से आपको पता लग रहा है किसी ब्रिज के बारे में बात करें। सो बेसिकली जोग्राफिकल ब्रिज जो है वो बना रहा है एक तरीके का बिटवीन द स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड द मेंटर्स इन यूएस, या जो इन्वेस्टर्स है वेंचर कैपिटलिस्ट है उनका लिंकेज क्रिएट कर रहा है विद द इंडियन स्टार्टअप्स, राइट। तो इतना ही इसमें बेसिक सा एम था इसका। अब ये जो सेतु प्रोग्राम है ये एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया के अंडर एक इनिशिएटिव ऑलरेडी रन हो रहा है उसके अंदर आता है ये। सो उस इनिशिएटिव का नाम है मार्क। तो याद रखना हायरार्की क्लियर होना चाहिए। सेतु जो है वो मार्क के अंडर आ रहा है, और मार्क जो है फिर स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके अंडर आता है, ठीक है। सो ये क्लियर होना चाहिए। अब ये जो मार्ग है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम। सो बेसिकली एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है। जितने भी स्टार्टअप है उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे रिलेटेड जितने भी सोल्यूशन है मेंटरशिप से एसोसिएटेड असिस्टेंस उनको चाहिए, तो वो सब इनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा मार्क पोर्टल के ऊपर, ठीक है। सो इतना ही था इसमें जानने लायक। नेक्स्ट आर्टिकल भी मार्क के बारे में है तो हम लोगों ने कवर कर लिया उसको। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग ऑनलाइन एज द लीडर प्रोग्राम, गोल प्रोग्राम। तो ये भी 2-3 साल पुराना प्रोग्राम है, अभी इसका फेज सेकंड शुरू हुआ है इसलिए वापस न्यूज़ में आए। तो गोल प्रोग्राम जो है ये बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है फेसबुक इंडिया का विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो इसमें बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनका अपस्किलिंग किया जाएगा। तो इसमें नंबर पता होना चाहिए, 10 लाख इसके अंदर नंबर है, या 1 मिलियन जो ट्राइबल यूथ है उनका अपस्किलिंग किया जाएगा। और इसके अंदर लॉन्ग टर्म में एम हमारा ये है कि हम लोग क्रिएट करें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि ट्राइफेड से एसोसिएटेड है। ट्राइफेड आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितना भी ट्राइबल प्रोड्यूस होता है उसको बेचने में हेल्प करता है। सो बेसिकली ट्राइबल्स का एक तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने में हेल्प करता है ट्राइफेड, राइट। सो ये जो ट्राइफेड है इसके थ्रू ये अपना सामान जो है आगे ऑनलाइन तरीके से बेच सकते हैं। सो बेसिक मोटो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम का यही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो जीयूपी जो है ये एक्चुअली जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है एनएसडीसी वो रन कर रही है, और इसमें अगेन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्हीं का स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो याद रखना ये अभी 6 स्टेट्स के अंदर रन हो रहा है, विच इज़ महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड गुजरात। और ये रन हो रहा अंडर अ स्कीम विच इज़ द सांसदीय परिसंकुल योजना। सो याद रखना संसदीय परिसंकुल योजना ये ट्राइबल जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है, और उसके अंदर ये ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट जो है ये रन हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये न्यूज़ में है बिकॉज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 6 राबी क्रॉप्स। सो राबी आपको पता ही है जो विंटर सीजन क्रॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं, और उनका जो है अभी प्राइस राइज किया है। सो इसके अंदर एमएसपी के अंदर हम बात करें तो ये बेसिकली एक सपोर्ट मैकेनिज्म है दैट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट फॉर द फार्मर्स। सो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं उनको एक तरीके की हम सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, इनकम सेफ्टी इन द सेंस के लेट्स से मार्केट में जो प्राइस है उनकी कमोडिटी का जो उन लोगों ने उगाया है क्रॉप को उसका प्राइस कम चला जाता है, तो वहाँ पे उनके पास एक चॉइस है कि वो आकर गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, राइट, अंडर दिस एमएसपी। तो एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये लॉन्च किया गया था 1967 के अंदर फॉर द वीट, एंड देन इट वाज लेटर एक्सपेंडेड टू अदर क्रॉप्स।
और फिर आपको पता है एमएसपी से जो सामान प्रोक्योर होता है वो एफसीआई के गोडाउन में जाता है। एफसीआई के गोडाउन से फिर आगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो किराना स्टोर्स है, उसके अंदर ये जो सामान है फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू बिकता है। और इससे जो पुअर सेगमेंट है उनको बेसिकली ग्रेन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है ये, ठीक है। सो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंस है एमएसपी का। सो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, क्या एमएसपी जो है वो डब्ल्यूटीओ के अंदर ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आता है कि नहीं आता? ट्रू और फॉल्स बताना है ये, फॉल्स। ठीक है। तो कौन सी में आता है फिर? एम्बर बॉक्स। करेक्ट। तो ये याद रखना, एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आता है, यानी इसको स्टॉप करने की ज़रूरत है, राइट। और एक जो बाली हम लोग पढ़ा था, बाली जो राउंड था, उसके अंदर एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि एक सर्टेन लिमिट तक आप जो है ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो। तो कोई बता सकता है डेवलपिंग कंट्री के लिए वो सपोर्ट लिमिट क्या थी? एनीबडी? 10% सर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो 10% है, 10% को अगर ब्रीच करते हैं तो फिर आपको डब्ल्यूटीओ में वो ले जा सकते हैं, ये बोल करके आप ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। सो अगर 10% ब्रीच हो जाता है तो वहाँ पे भी हमारे पास एक कंडीशन है या एक क्लॉज है जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं लीगली कि हम लोग 10% को ब्रीच कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है उस क्लॉज का क्या नाम होता है? ये भी पढ़ा था यार। हाँ करेक्ट, पीस क्लॉज, बढ़िया। सो ये याद रखना, पीस क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडिया ने अभी 2 साल पहले ही राइस के लिए इस्तेमाल किया था पीस क्लॉज को, ठीक है। सो पीस क्लॉज ऐसे नहीं है कि आप कभी भी मन किया तो पीस क्लॉज लगा दिया। पीस क्लॉज एक लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ग्रेव ट्रेजेडी हो गई या इमरजेंसी आ गई है, मतलब या क्रॉप फेलियर हो गया, तो उस केस में जो है आप पीस क्लॉज को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना, एमएसपी सब इस एम्बर बॉक्स के अंदर आता है, 10% इसके ऊपर लिमिट है। इसको अगर आप ब्रीच कर सकते हो तो आप पीस क्लॉज को यूज़ कर सकते हो, ताकि आप डब्ल्यूटीओ के अंदर जितने भी लिटिगेशन या डिस्प्यूट है उन सब से बच सकते हो, राइट। अब एमएसपी के अंदर क्रॉप्स कितनी आती है? तो 22+1 क्रॉप्स है इसके अंदर। +1 जो है वो मैं शुगर केन के लिए लिख रहा हूँ बिकॉज वो एफआरपी के अंडर आता है, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस, राइट। सो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये एमएसपी के बारे में, तो इसमें 7 टाइप्स के सीरियल हैं, विच इज़ पैडी, विच इज़ राइस, फिर वीट, मेज, बाजरा, जवार, रागी एंड बार्ली। तो इसमें मिलेट्स भी इंक्लूडेड है इसी सीरियल्स में। फिर पल्सेस में 5 टाइप के पल्सेस है, जिसमें चना है, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। फिर 7 ऑयल सीड्स है, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, सेफ्लॉर एंड नीगर सीड। एंड कमर्शियल में है हमारे पास कॉटन, शुगरकेन, कोपरा, कोपरा मतलब जो नारियल होता है वो, और रॉ जूट। तो याद रखना ये इसके अंदर जो ज़्यादा नंबर है कैटेगरी का, वो ऑयल सीड और सीरियल का बराबर है, 7-7, ठीक है। तो ऐसे भी चीज़ें पूछी जा सकती है, या इनफैक्ट डायरेक्टली स्टेटमेंट में डाल के पूछ सकता है कि कौन कौन सी क्रॉप जो है एमएसपी के अंडर आती है। तो ये क्रॉप्स का सभी का नाम पता होना चाहिए, राइट। अब हम लोगों ने बात किया कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेट बढ़ा दिया है, यानी एमएसपी बढ़ा दिया है, लेकिन ये जो एमएसपी है ये रिकमेंड कौन करता है? तो ये रिकमेंड किया जाता है बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है एमएसपी फॉर दिस क्रॉप ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार जो है ये बताती है या रिकमेंड करती है। सो इसके जो रिकमेंडेशन है ये नॉन बाइंडिंग है नेचर में, या केवल एडवाइजरी है। तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उनको फॉलो करे, और अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यहाँ पे वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो CACP है ये डिटरमाइन करता है एमएसपी, और एमएसपी का फॉर्मूला कोई बता सकता है? अभी हम लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं एमएसपी के लिए? A2 + FL + C2। नहीं, C2 नहीं है, A2 + FL ही है, ओके। ठीक है। अब A2 + FL क्या है और C2 क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो A2 मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब हम लोगों ने जो खेती करी उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, जैसे सीड परचेज किया, फर्टिलाइजर परचेज किया, कोई फ्यूल लगा हमारा, या इरिगेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लगे, ये सारे A2 में आते हैं, राइट। फिर FL क्या है? तो FL इज बेसिकली द अनपेड फैमिली लेबर। सो जनरली हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आपको पता है 86% हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, सो वो लेबर हायर नहीं करते, वो उनके फैमिली मेम्बर्स को ही एग्रीकल्चर के अंदर लगाते हैं। सो ये FL होता है कि फैमिली लेबर को भी आप इंक्लूड कर दो। सो ये अभी
जो हमारा एमएसपी है ये दिया जा रहा है A2+FL पे, लेकिन फार्मर्स की डिमांड ये है कि इसमें C2 को भी इंक्लूड किया जाए, यानी जो C2 है उसके अंदर A2+FL भी इंक्लूड हो जाता है, प्लस कुछ और रेवेन्यू कुछ और एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो वो एक्सपेंसेस क्या है वो पता होना चाहिए। तो पहला है रेवेन्यू फॉरगॉन ऑन द ओन लैंड। लेट्स से अगर उसने खेती नहीं करी होती, उसके बजाय उस लैंड को रेंट पे दे दिया होता, तो उससे कितना रेंट उसको आता, या फिर फिक्स कैपिटल एसेट के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता, ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तब जाके हमारे पास C2 आता है। जो C2 जो है ये हायर है, तो याद रखना C2 इज हायर देन A2+FL। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इनफैक्ट एक कमिटी, आपको पता है ये स्वामीनाथन कमेटी बैठी थी जिसने एमएसपी के ऊपर एक रिकमेंडेशन दिया था, और बहुत सारे फार्मर्स आज भी इसको लागू करने की बात करते हैं। तो इनका रिकमेंडेशन ये था कि एमएसपी जो है ये एटलीस्ट 50% मोर होना चाहिए देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर परसेंटेज की टर्म में बोलो तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर 1.5 टाइम्स आपको रिटर्न मिलना चाहिए, ये स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन था। इनफैक्ट अभी जो गवर्नमेंट ने रेज किए हैं प्राइसेस, उससे कुछ क्रॉप्स के अंदर ये चीज़ आ भी गई है ऑलरेडी कि 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है आपको, विच इज़ अ गुड थिंग, बट ये सभी क्रॉप्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा आपको पता है गवर्नमेंट ऑल्दो एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन एमएसपी पे खरीदती है सिर्फ 2 ही क्रॉप है, लार्जली 2 ही क्रॉप्स खरीदी जाती हैं, विच इज़ राइस एंड वीट, राइट, बाकी खरीदी भी नहीं जाती है। सो वो बात अलग हो जाती है। एनीवेज फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि CACP जो है उसको हेल्प करते हैं डिटरमाइनिंग द एमएसपी प्राइस, राइट। तो वो फैक्टर्स क्या हैं वो देखते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर है डिमांड सप्लाई ऑफ द स्पेसिफिक क्रॉप, कितना डिमांड सप्लाई चल रहा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, फिर है टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, आपस में वो कैसे एक्सचेंज करें उस सामान को, उसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिसाइड करने में एमएसपी का रेट, और लास्टली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट। सो ये फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं मिलकर कि एमएसपी का रेट क्या होना चाहिए, फिर CACP इसके बेसिस पे रिकमेंड करती है, और अल्टीमेटली आपको पता ही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वही फाइनली डिसाइड करेगी कि क्या रेट होना चाहिए। सो आगे चलते हैं, रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं। एक है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF। सो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ये फंड के बारे में, तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल इसमें। सो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है ये 2014-15 में इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। तो नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फंड को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया कि जो प्राइसेस हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ का जो वोलेटाइल रहती है, जिनकी वजह से फूड इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो सकता है, उसका प्राइस हम स्टेबलाइज करें। तो इसमें हम एक स्ट्रैटेजिक बफर मेंटेन करते हैं बाय परचेजिंग पल्सेस, ऑनियन, टमाटोज फ्रॉम द फार्मर्स, राइट। तो हम लोग जनरली फार्मर एसोसिएशन से फार्म गेट या जो मंडी होती है APMC मंडी, वहीं पे हम लोग इसको खरीद लेते हैं, और इनको रिलीज़ किया जाता है जब ऐसा लगता है कि कुछ जो ट्रेडर हैं वो होल्डिंग कर रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इन कमोडिटीज़ की, राइट। तो ये याद रखना प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इसके लिए काम करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज नैनो यूरिया। सो ये वाला पॉइंट जो है या ये आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल नैनो यूरिया जो है सबसे आई थिंक रेवोल्यूशनरी काम हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक सेक्टर में अगर हुआ है तो ये नैनो यूरिया का ही हुआ है, राइट। सो नैनो यूरिया बनाया किसने, ये बनाया इफ्को ने। सो इफ्को का एक नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल में, उन लोगों ने डेवलप किया है नैनो यूरिया को, और एक कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCF नाम से ये कंपनी है, इसके साथ मिलकर ये नैनो यूरिया को अब प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो याद रखना कलोल के अंदर जो सेंटर था वहाँ पे डेवलप किया गया था, RCF के साथ ये आगे बनाएंगे इसको। कलोल जो है ये गुजरात के अंदर पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। अब ये नैनो यूरिया जो है ये एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो 20 to 50 नैनोमीटर है, राइट। नैनो से आप समझ ही गए होंगे कि नैनो साइज के अंदर ही होगा। सो स्पेसिफिकली साइज जो है 20 to 50 नैनो मीटर है इसके अंदर इन पार्टिकल्स का, और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। जो ट्रेडिशनल यूरिया आता है, जो ट्रेडिशनल यूरिया हम लोग यूज़ कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इनफैक्ट द नैनो यूरिया इज ओवर 80% efficient as compared to the conventional granular urea which is only 30 to 50% efficient। यानी जो ट्रेडिशनल यूरिया था उसमें ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो यूरिया था वो वेस्ट हो जाता था, वो एक्चुअली प्लांट्स कभी अपटेक कर ही नहीं पाते थे उसकी, राइट। सो इसलिए ये जो नैनो यूरिया है यहाँ पे हम 80% अपटेक देखेंगे।
सो इसलिए एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। और साथ ही ये रिड्यूस करेगा जो वेस्टेज हो रहा है यूरिया का। सो यूरिया का वेस्टेज इस सेंस में हो रहा था कि जब हम यूरिया डालते हैं तो बहुत सारे यूरिया जो है उसमें लीच हो जाता है। लीच मतलब पानी के साथ घुलकर वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है, नीचे नीचे नीचे। और फिर नेक्स्ट इसमें एक और इशू होता है वॉलेटाइजेशन का। सो वॉलेटाइजेशन मतलब ये जो नैनो यूरिया हम डालते हैं, ये नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट होता है। सो ये ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाके फिर एयर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये दो इश्यूज थे, उसको ये कम करने में हमारी हेल्प करेगा। और इनफैक्ट ये नैनो यूरिया बनाने से जो नैनो की यूरिया की जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगी। सो इनफैक्ट इस नैनो यूरिया से इंडिया कैन बिकम एक्चुअली सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर हम जो बात करते हैं वो एक्चुअली ये नैनो यूरिया के आने से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यूरिया का इंपोर्ट बाय द ईयर 2025 इटसेल्फ, राइट। सो अभी यूरिया जो है हम लोग 70% इंडिया के अंदर डेवलप कर लेते हैं, उतना अच्छा हम लोगों ने फैसिलिटी कर लिया है। बट अभी भी 30 यूरिया का जो क्वांटम है हम लोग इंपोर्ट से ही भरते हैं उसको। सो अगर हम ये नैनो यूरिया यूज़ करने लग जाएंगे तो शायद उसकी भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो अगेन एक बार मैं समराइज कर देता हूँ नैनो यूरिया के बारे में। इफ़को ने इसको बनाया है और इससे जो कन्वेंशनल यूरिया है उससे ज़्यादा 80% जो है हमें एफिशिएंसी मिलती है। इससे जो यूरिया का जो कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा फार्मर्स के लिए, और इससे इंडिया को यूरिया का जो इम्पोर्ट है उससे एक तरीके से निजात मिल जाएगा या फ्रीडम मिल जाएगा। सो ये है अबाउट द नैनो यूरिया। अब आगे चलते रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। अब नैनो यूरिया हम लोगों ने डेवलप कर दिया, तो इसी की लाइंस पे गवर्नमेंट चाहती है हम डेवलप करें एक नैनो डीएपी। सो डीएपी आपको पता है एक और ऑल्टरनेट जो है वो एक फर्टिलाइजर है, सो विच जिसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी। इसको पॉपुलरली डीएपी के नाम से जाना जाता है। सो ये जो है एक प्रेफर्ड फर्टिलाइजर है बिकॉज ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों में रिच होता है। और आपको पता है फॉस्फोरस जो है हमारे जो पौधे होते हैं उनके लिए एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। सो इनफैक्ट हम 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, एन पी के। सो एन इज नाइट्रोजन, पी इज फॉस्फोरस एंड के इज पोटाश। पोटाश मतलब पोटेशियम, ठीक है। ये 3 जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, बाकी इसके अलावा बहुत छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बट ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो फॉस्फोरस अपटेक करता है अगर कोई प्लांट, तो इंटर्न उसका जो यूरिया अपटेक है या जो नाइट्रोजन अपटेक है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इसलिए फॉस्फोरस जो है या डीएपी इतना ज़्यादा पॉपुलर है, राइट, कि ये जो यूरिया का जो अपटेक है पौधे के द्वारा उसको इंक्रीज करता है। सो अब गवर्नमेंट जो है नैनो डीएपी भी लॉन्च करना चाहती है ताकि उससे ये जो डीएपी का जो कंजम्पशन है वो कम हो और इसका जो इम्पोर्ट है वो भी कम हो, राइट। इनफैक्ट ये जो डायमोनियम फॉस्फेट और जो पोटाश है ये हम लोग 80% जो है इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल करते हैं। कंट्री के अंदर हमारे पास पोटाश के रिजर्व ही नहीं है इतने, और फॉस्फोरस के भी रिजर्व नहीं है। सो इसलिए ज़्यादातर इसका जो परसेंटेज है वो इंपोर्ट के थ्रू फुलफिल होता है। सो अगर हम ये नैनो यूरिया बना लेंगे तो फर्दर हमारा जो इंपोर्ट बिल है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। सो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्रॉप कल्टिवेशन है टॉपिक। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग सेलिब्रेट किए हैं 2023। सो वैसे तो हम लोगों ने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में भी देखा ही था ये इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट। सो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो मिलेट आपको पता है एक न्यूट्री सीरियल होता है या सुपर फूड भी बोला जाता है बिकॉज ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, लाइक प्रोटीन, विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ये बिलोंग करता है टू अ स्मॉल ग्रेन सीरियल विच इज़ द पोसिए फैमिली। तो याद रखना स्मॉल ग्रेन सीरियल कैटेगरी में आता है मिलेट। और अभी इंडिया ने 2018 के अंदर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था, और अब यूएन ने डिक्लेयर किया है 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो अभी G20 के अंदर भी हम लोगों ने मिलेट वगैरह के बारे में कोई फोरम था वो चलाया था, तो इसलिए मिलेट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में आ सकता है इस बार, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ग्रोइंग पीरियड की या कहाँ पे ग्रो होता है, कैसी ग्रोथ कंडीशन चाहिए थे। सो दिस इज ग्रोन ऑन द मार्जिनल लैंड इन ड्राई एरियाज ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन विच इज यूज एज सीरियल क्रॉप ग्रेन्स फॉर ह्यूमन एंड एज फॉडर। तो इंसानों के लिए खाने के लिए भी यूज होता है और एनिमल के लिए फॉडर की तरह भी यूज होता है ये मिलेट जो है वो। अब मिलेट की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट शेयर जो है पर्ल मिलेट का है विच इज़ द बाजरा। ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है। फिर जवार है विच इज़ नोन एज सॉर्गम। फिर है फिंगर मिलेट, रागी। सो रागी वगैरह का जो प्रोडक्शन है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में अच्छा होता है। जवार का जो है प्रोडक्शन महाराष्ट्र में अच्छा होता है, राइट। और बाजरा का जो प्रोडक्शन है राजस्थान में अच्छा होता है।
तो मेजर प्रोड्यूसर में राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। तो आप पता लगा सकते हो कि जहाँ पे भी पानी का थोड़ा सा कम होगा वहाँ पे ये ज़्यादातर मिलेट जो ग्रो किए जाएंगे। सो ये वही एरियाज है जो थोड़ा सा वाटर डेफिसिट रहते हैं। अगर हम ओवरऑल एशिया की बात करें तो इंडिया जो है अकाउंट करता है 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट्स, और ग्लोबली अगर बात करें तो 20% हम लोग ग्लोबल लेवल पे मिलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। बाकी फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज में और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में कुछ मिलेट्स का प्रोडक्शन देखते हो, राइट। सो ये चीज़ याद रखना। ओवरऑल बात करें तो इंडिया रैंक्स द 5th इन द ग्लोबल मिलेट ट्रेड, बट इट इज़ लेस देन द 1% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो ज़्यादातर हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही खा जाते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करने का चांस हमें कम ही मिलता है। सो इसलिए हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आपको पता है, माल न्यूट्रिशन को एलिमिनेट करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को कम करता है, फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें एमएसपी अच्छा मिल रहा है और बहुत ही सेफ क्रॉप है, बिकॉज जो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बोल सकते हैं कि कम पानी में भी उग जाती है। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। सो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो अभी नीति आयोग और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो याद रखना। इसके अलावा मिलेट को नोटिफाई किया गया है न्यूट्रीसिलर अंडर द पोषण मिशन अभियान। तो इसके अंडर, इस पोषण मिशन अभियान के अंडर मिलेट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे इन द मिड डे मील स्कीम, राइट। सो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी एपेडा। ये इंटेंट कर रही है कि हम लोग 2000 करोड़ का मिलेट एक्सपोर्ट अचीव करें बाय द ईयर 26। तो इसमें डायरेक्टली जो रॉ मिलेट है उससे भी एक्सपोर्ट करना है और प्रोसेस जो ऑर्गेनिक मिलेट है उसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये पता होना चाहिए। तो अपेडा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अपेडा जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और अपेडा एक्ट है 1985 का, उसके थ्रू बना है। मेजर एम यही है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका एक्सपोर्ट प्रमोट करें। सो इतना ही काम है अपेडा का। सो राइस और पैडी जो है उसके एकरेज के ऊपर था। सो एकरेज मतलब जिस एरिया में उगाया जा रहा था राइस, वो अभी 2020 के अंदर वो एरिया जो है इट हैज़ गॉन स्लाइटली डाउन। द रीज़न इज लेसर मानसून इन दिस नॉर्थ इंडियन बेल्ट ऑफ दी स्टेट्स विच वर ग्रोइंग राइस लाइक यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो राइस कल्टिवेशन के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर का जो पार्ट है जो कि यूपीएससी का पिछले 2-3 सालों से काफ़ी फेवरेट हो गया। सो इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए कि कौन से क्रॉप का क्या कंडीशन है, कैसे उगता है, कौन से स्टेट्स में उगता है। जैसे इनफैक्ट लास्ट 2022 का जो प्रीलिम्स था उसमें टी कल्टीवेशन के स्टेट्स ही पूछ लिए थे, मतलब कंडीशन से भी ऊपर निकल के स्टेट्स पे आ गए हैं। तो इसलिए थोड़ा कंडीशंस भी देख लेना, कहाँ कहाँ ग्रो होता है वो भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। सो इसीलिए राइस कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं इंडिया में। सो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो राइस जनरली एक खारिफ क्रॉप है, ऑल्दो ये हम लोग राबी वगैरह में भी कई जगह जो है सदर्न इंडिया के अंदर उगा लिया जाता है, बट जनरली दिस इज़ अ खारिफ क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है, विद हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग सनशाइन एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड रेनफॉल। सो इनफैक्ट रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर इरीगेशन फैसिलिटी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बेस्ट अगर ये ग्रो होता है तो ये एलुवियल जो क्लेई सॉइल होता है विच कैन रिटेन वाटर, उसके अंदर ये ग्रो होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, बट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बिकॉज चाइना के अंदर अपना खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है राइस का। सो इसलिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि इंडिया इसके अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब कल्टीवेशन टेक्निक हम लोग ऑल्दो एनवायरनमेंट के अंदर भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो ट्रांसप्लांटेशन है कि नर्सरी में पहले उगाया जाता है और फिर उनका जो सेपलिंग्स या छोटे पौधे होते हैं उनको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है इन द फील्ड, राइट। ये जनरली ट्रेडिशनल तरीका है। इसके अलावा ड्रिलिंग मेथड है। आजकल एक नया मेथड आ रहा है डायरेक्ट सीडेड मेथड। तो इसमें जो स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड होता है वो नहीं होता, आप डायरेक्टली जो राइस है उसको फील्ड के अंदर ही उगाते हो। और डायरेक्ट सीडेड मेथड से जो ग्लोबल या जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है वो नहीं होता है या कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। एंड लास्टली है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सो ये बेसिकली एक ऐसा मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग इंक्रीज करते हैं
इरिगेटेड राइस की प्रोडक्टिविटी बाय चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट सॉइल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इससे हम लोग जो सॉइल की जो रूट ग्रोथ है उसको हेल्प करते हैं, और जब सॉइल की ये रूट ग्रोथ अच्छी होती है तब हम देखते हैं कि वो मल्टीपल बार जो है उससे हम राइस को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब बात करते हैं राइस वैरायटी की। तो बहुत सारी राइस वैरायटी आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे बासमती एक राइस है विच इज़ द मोस्ट फेमस और एरोमेटिक राइस है जो इंडिया से प्रोड्यूस होता है। अभी जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने कुछ वेराइटीज़ डेवलप करी है इसकी। सो एक नाम इन्होंने स्पेसिफिकली दिए नहीं है तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए बासमती जो राइस है इसको जीआई टैग मिला हुआ है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो वो स्टेट्स पता होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में मिला हुआ है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में मिला हुआ है, पंजाब में मिला हुआ है, हरियाणा में मिला हुआ है, दिल्ली में मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है बासमती के लिए, राइट। नेक्स्ट इसमें है चाइना ने अभी डेवलप किया है पेरेनियल राइस वैरायटी, मतलब एक ही राइस क्रॉप से आप मल्टीपल टाइम राइस को हार्वेस्ट कर सकते हो। इन्होंने इसका नाम दिया है PR23। तो याद रखना PR23 राइस से रिलेटेड एक वैरायटी है जो चाइना ने डेवलप की है। यहाँ पे आपको बार बार प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है राइस के उसको पौधे को, ये सिंपली आप एक बार पौधा उगाओगे और उससे आप एटलीस्ट 8 यील्ड्स कंसेकेटिव हार्वेस्ट जो है 4 साल के अंदर ले सकते हो। द रीज़न इज़ कि बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स रहती है इस प्लांट की और उससे हमें ये मिल जाएगा, राइट। PR23। आगे चलते काला नमक। यूपी से ये वैरायटी आती है काला नमक की, और काफ़ी फेमस है बिकॉज नाम से जैसा इसका नाम है काला नमक, तो वैसे ही ब्लैक कलर का ये राइस है बिकॉज इसका जो हस्क होता है वो ब्लैक कलर का होता है। अभी जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने 2 डॉर्फ वैरायटी प्रोड्यूस की है। अब डॉर्फ वैरायटी प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि पौधे का जो हाइट है वो छोटा है, यानी जल्दी वो जो राइस का जो ग्रेन है वो प्रोड्यूस कर लेगा और उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइट छोटी है तो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो भी कम होंगे और फटाफट से वो जो राइस का ग्रेन है वो डेवलप कर देगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रही थी जिसको ये जो वैरायटी है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जिनका नाम इन लोगों ने देखा काला नमक राइस पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरा पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ये जो वैरायटी है इन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रॉब्लम का नाम था लॉजिंग। तो कोई बता सकते हैं ये लॉजिंग का प्रॉब्लम क्या होता है राइस के अंदर या किसी प्लांट वैरायटी के अंदर जो कि ग्रेन प्रोड्यूस करती है? एनीबडी? सर राइस प्लांट का जो स्टेम होता है वो बेंड हो जाते हैं वेट की वजह से, शायद उसी को लॉजिक। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही बोला आपने। बेसिकली क्या हो रहा था कि ये बड़ा बड़ा जब ग्रेन बना लेते हैं ना, तो लेट्स से ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर यहाँ पे जो है ऊपर हस्क के ऊपर ग्रेन लगता है, लेकिन क्या होता है जब ये जो वेराइटीज़ बनाते हैं इनमें क्या होता है ग्रेन का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने की वजह से वो झुक जाता है, झुक कर नीचे गिर जाता है और इस तरीके से वो क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है। ये लॉजिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब यही है कि अब इसका जो स्टेम है छोटा हो गया, छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका गिरने का जो चांस है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। इसको लॉजिंग बोलते हैं और आगे भी हम लोग कुछ वेराइटीज़ पढ़ेंगे जिसके अंदर ये चीज़ सॉल्व हुआ है, तो ये याद रखना लॉजिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉप के ड्रूपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब काला नमक के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये काला नमक राइस, इसको बुद्धा राइस के भी नाम से जाना जाता है, और जैसे मैंने बताया कि ब्लैक हस्क होता है तो इसकी वजह से इसका नाम है, और ये रिच है इन सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, और ये प्रिवेंट करता है अल्जाइमर जैसी डिजीज़ को। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसको जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश से। एक सिमिलर ऐसी ही एक ब्लैक राइस की वैरायटी है, नाम है चक हाउ। ये कोई बता सकते हैं कहाँ से आती है चक हाउ वैरायटी? मणिपुर। करेक्ट, मणिपुर है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है DRR धन 60। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है इन्होंने डेवलप किया है एक ऐसा राइस वैरायटी जो 30% लेस फॉस्फोरस यूज़ करेगा। अब फॉस्फोरस हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो इंक्रीज करता है नाइट्रोजन का अपटेक, मतलब अगर फॉस्फोरस अच्छा मिल रहा है प्लांट को तो उसका जो नाइट्रोजन अपटेक है वो भी अच्छा होगा और उससे जो प्लांट की ईल्ड है वो बढ़ेगी, राइट। इतना ही है इसमें जानने लायक, फॉस्फोरस कम यूज़ करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है शुगर केन प्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे आप स्टेट्स देख सकते हो, ये जो हल्का वाइट के अंदर आपको दिख रहा है, दिस इज़ द एरिया वेयर शुगर केन इज़ ग्रोन इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे आप पंजाब, हरियाणा, यूपी,
थोड़ा सा एमपी और थोड़ा सा राजस्थान देख सकते हो, फिर गुजरात है यहाँ पे, और फिर सदर्न स्टेट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, ठीक है, यही स्टेट्स हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ग्रोन होता है, बट वो मिनिस्कल क्वांटिटी है। सो अभी इंडिया जो है हैज़ बिकम द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर फॉर द ईयर 2021 टू 22, फॉलोड बाय ब्राज़ील। सो जनरली ब्राज़ील हमसे आगे रहता है, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है। इस बार इंडिया आगे निकल गया ब्राज़ील से। तो अब ब्राज़ील का तो आप जानते हो, वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट काटता है और अपने लिए बड़े बड़े फार्म्स बना लेता है। लेकिन इंडिया में उतनी हमारे पास फैसिलिटी है नहीं, मतलब हमारे अंदर ये प्रोड्यूस इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और प्लस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, राइट। शुगर केन के केस में FRP दे रही है, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो इतना हाईएस्ट हो गया। अब बात करें शुगर केन की क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब बेसिकली एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो इसको वैसे ही टेम्परेचर भी चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का। रेनफॉल इसको चाहिए 75 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, विच इज़ फेवरेबल फॉर शुगर केन कल्टिवेशन। सो देखो, आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में इतना आइडिया है कि शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर सकते हो कि उसको थोड़ा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होगा, और उसको रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर रेनफॉल अच्छा ही होता है। सो आप ऐसे करके अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे नंबर याद करने बैठोगे तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, याद होंगे नहीं। सो थोड़ा कनेक्शन बैठाने की कोशिश करो इसमें। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल, इसलिए इसको रिच लोमी सॉइल चाहिए, विच इज़ द आइडियल सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ। अब जनरली हम लोग जो ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ रहे थे, जो पुरानी थोड़ी सी 5-6 साल पुरानी थी, तो उसमें ऐसा लिखा आता था कि शुगर केन जो इंडस्ट्री है वो सदर्न साइड में शिफ्ट हो चुके हैं। सो आई होप ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड ये चल रहा है कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, राइट। वापस जो है शुगर केन का शिफ्ट नॉर्थ इंडिया में आ गया। सो उसके रीज़न क्या है? तो इनफैक्ट डाटा से अगर हम इसको चेक करने की कोशिश करें, तो नॉर्दर्न जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, they recorded 42% increase in the output, while the southern state they recorded a decline, right? तो ये दिमाग में रखना कि अभी हम लोगों ने 42% इंक्रीज देखा है ऊपर नदर्न स्टेट में, और नीचे हम लोगों ने डिक्लाइन देखा है। तो ये NSSO का जो रिपोर्ट था उसमें बेसिकली गिवन था। और शुगर केन का जो आउटपुट है ये आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सभी रीजन में डिक्लाइन किया है। ऑल्दो महाराष्ट्र में इस साल हाईएस्ट रहा था शुगर केन का प्रोडक्शन। इनफैक्ट इन लोगों ने यूपी को ओवरटेक कर दिया काफ़ी समय के गैप के बाद। नहीं तो अभी तक यूपी सबसे ऊपर चल रहा था शुगर केन प्रोडक्शन में, बट ये जो लास्ट ईयर है उसमें महाराष्ट्र ने टॉप मार दिया है। सो अब बात करते हैं कि ये सदर्न जो स्टेट्स थे ये क्यों शुगर केन के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशन था। सो पहला, जो सदर्न स्टेट्स थे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स थे, तो उन्होंने नई नई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी थी, नई टेक्निक्स लेके आए थे, जिससे शुगर मिल जो थी इनकी ज़्यादा इफेक्टिव थी। नेक्स्ट, फेवरेबल कंडीशन है इस रीजन के अंदर फॉर द शुगर एक्यूमुलेशन। उसके रीज़न क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन है, यहाँ पे कूल नाइट्स है विद द क्लियर स्काई, और लैटिट्यूडनल पोजीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्दी का कोई इश्यू नहीं होता, अनलाइक इन द नॉर्थ इंडिया जहाँ पे जब विंटर होती है तो शुगर कंटेंट निकालना मुश्किल होता है गन्ने में से, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज इन दिस रीजन इज़ वेरी मच फर्टाइल देन द एलुवियल सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो भी सपोर्ट करती है। सो ये रीजन्स है जिनकी वजह से शुगर केन प्रोडक्शन सदर्न साइड में शिफ्ट हो गया था, राइट। और अभी हम लोगों ने बात किया कि उत्तर प्रदेश को ओवरटेक कर लिया महाराष्ट्र ने, तो रीज़न ये था कि उत्तर प्रदेश में जो शुगर केन का प्रोडक्शन है उसको शुगर प्रोड्यूस करने के बजाय हम लोगों ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया। सो आप जानते हो हमारा जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें जो जनरेशन 1 है उसके अंदर हम लोगों ने फूड क्रॉप्स रखी हुई हैं, राइट। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें शुगर केन का इस्तेमाल करके आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये हुआ ही यही चीज़ था कि उत्तर प्रदेश में जो शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा था वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा थोड़ी लो रेनफॉल रही, प्लस एक रेड रॉट करके एक फंगल डिजीज़ होती है जिसने इस एरिया में जो शुगर केन फार्मर्स के जो फील्ड थे उनको इन्फेक्ट किया था, राइट। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप पे, विच इज़ कॉटन कल्टिवेशन। सो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है मतलब सर्टेन जीन एडिटेड क्रॉप्स को, ताकि उनका जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जा सके। सो माइंड यू ये कमर्शियल
इसके लिए वो नहीं मिला है, कमर्शियल अप्रूवल नहीं मिला है, सिर्फ फील्ड ट्रायल करने के लिए जो रिलैक्सेशन है ये दिए गए हैं। सो इनफैक्ट ये याद रखना, ये जिनोम एडिटिंग हम लोगों ने साइंस एंड टेक का जो पीटी देखा था उसमें देखा था। इनफैक्ट जो पहला लेक्चर है साइंस एंड टेक पीटी का, आप उसमें देख सकते हो इसके बारे में। ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। वो बेसिकली अप्रूवल देती है किसी भी जीन एडिटेड जो वैरायटी है उसका फाइनल, अगर इंडिया के अंदर कल्टीवेशन होना है तो उसका फाइनल अप्रूवल GEAC ही देती है। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करी हुए। तो डायरेक्टली कॉटन के ऊपर आते हैं। सो कॉटन जो है एक खारिफ क्रॉप है एंड ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में क्यों ग्रो होता है? बिकॉज ब्लैक सॉइल का हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है और इसको हम सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं। जैसे ही पानी कम हो जाता है तो ये अपने आप इसमें दरारें पड़ जाती हैं, राइट। और जैसे ही पानी अच्छा आता है तो एकदम पानी को रिटेन कर लेती है। सो इसलिए ब्लैक सॉइल जो है आइडियल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। फिर एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो इसको 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल इसको मॉडरेट चाहिए। 55 से लेके 110 सेंटीमीटर इसके लिए आइडियल है। प्लस इट रिक्वायर्स 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो ये चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने आई थिंक 2020 के प्रीलिम्स में शायद फ्रॉस्ट फ्री डेज के बारे में एक सवाल पूछा था। सो ये पता होना चाहिए, कॉटन क्रॉप से रिलेटेड था। तो ऐसी ही चीज़ें यूपीएससी निकाल के पूछ रहा है। तो ऐसे पिक्यूलर फैक्ट्स किसी भी क्रॉप के बारे में तो उन्हें ज़रूर हाईलाइट कर लेना। सो अब बात करते हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो पहला है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, फिर MP, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। सो ये स्टेट्स जो है मेजरली कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। अब इंडिया में 2-3 तरह की वैरायटी है कॉटन की जो प्रोड्यूस होती है। एक तो है एशियन कॉटन, फिर है इजिप्शियन कॉटन और फिर है अमेरिकन अपलैंड कॉटन। तो ये 3 वैरायटीज़ ग्रो होती है। बट एक पिक्यूलियर, एक इंडिया की खुद की इंडिजिनियस वैरायटी भी है विच इज़ कॉल्ड द ब्राउन कॉटन। अब ये जो ब्राउन कॉटन है ये या कांडू भी इसका एक लोकल नाम है जिससे इसे जाना जाता है। तो ये एक इंडिजिनियस वैरायटी है कॉटन की जो कर्नाटका रीजन में ग्रो होती है। ये पूरा का पूरा भी जो ब्राउन कॉटन का जो कल्टीवेशन है ये रेन फेड वैरायटी है, मतलब अभी इरीगेशन इसमें अप्लाई नहीं हुआ। जो बारिश आती है उसी के पानी से इसको पूरा कल्टीवेट किया जाता है। अब ब्राउन कॉटन का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो पूरा डाइंग प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो जाता है। डाइंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। डाइंग मतलब कलरिंग का जो प्रोसेस होता है वो ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से इसको लेस वाटर चाहिए, राइट। सो अगर इसको इस्तेमाल करेंगी कोई भी कंपनी तो उसको पानी का जो वेस्टेज है वो कम होगा। प्लस एक एडवांटेज इसका ये है कि ये जो फैब्रिक है ये नॉन एलर्जिक है एंड हैज़ एक्सेलेंट यूवी सन प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़। सो ये कुछ एडवांटेज है ब्राउन कॉटन के बारे में, ये पता होना चाहिए। और रिसेंटली अभी जो बीटी कॉटन आपको पता है ओनली कल्टिवेबल GM क्रॉप है जो कि GEAC ने अप्रूव किया है। सो अभी हरियाणा के अंदर इसकी एक वैरायटी है बीटी कॉटन की विच इज़ BG2RRF। तो ये एक हर्बिसाइड टॉलरेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है बीटी कॉटन की। सो बीटी कॉटन में आपको पता है बीटी इज़ अ जीन टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलस thuringiensis। उससे हम लोगों ने एक टॉक्सिन जो है वो निकाला है उस जीन का और फिर इस कॉटन जो प्लांट है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो ये दिस इज़ अबाउट बीटी कॉटन। अब रिलेटेड न्यूज़ में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पिंक बुलवॉर्म जो है, एक बुलवॉर्म बेसिकली एक पेस्ट है जो कि अटैक करता है कॉटन वेराइटी को। सो ये जो पिंक बुलवॉर्म है स्पेसिफिकली ये रेजिस्टेंट है टू द फर्स्ट जनरेशन ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन। सो ये चीज़ याद रखना, कई बार हम लोग डिसएडवांटेज बताते हैं बीटी कॉटन के, तो उसमें आप लिख सकते हो कि पेस्ट रेजिस्टेंट जो है वैरायटी डेवलप हो रही है बीटी कॉटन के अगेंस्ट। तो पिंक वॉर्म उसमें एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है GM मस्टर्ड DMH11। तो ये धारा जो 11 है इसको हम ऑलरेडी साइंस एंड टेक के PT में डिस्कस कर चुके हैं इलेबोरेटली। सो जो लोग आई थिंक यूट्यूब वगैरह पे देख रहे होंगे उनके लिए मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक। बाकी आप लोगों ने आई गेस देख ही रखा होगा। सो विल नॉट डिस्कस दिस बिकॉज वहाँ पे हम लोगों ने इसको बहुत इलेबरेटली डिस्कस किया है। सो इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे DMH11 वाला, बिकॉज इसमें 2-3 वेराइटी है जीन की जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी। और इसमें भी अगेन जो लॉजिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा था, ठीक है। सो याद रखना मस्टर्ड की वेराइटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जूट कल्टीवेशन। तो अभी रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा पता लगा है कि इंडिया का जो जूट इकनॉमी है डिक्लाइन हो रहा है एंड ये पिछले कुछ समय से डिक्लाइन होता ही जा रहा है लगातार। सो रीज़न आपको पता ही है कि बहुत सारे नए पॉलीमर्स आ गए हैं, प्लास्टिक ने इसको
काफ़ी हद तक रिप्लेस कर लिया। प्लस अभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के बावजूद भी और तरह की वैरायटीज़ आ रही हैं जो इसको रिप्लेस कर रही हैं। सो करंटली बात करें जूट कल्टीवेशन के टर्म्स में, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड देन चाइना। लेकिन एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें बांग्लादेश हमको लीड करता है। ऑलमोस्ट 75% जो है वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट है जूट का वो बांग्लादेश करता है। इंडिया का शेयर इसमें केवल 7% है। तो जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा डोमेस्टिकली हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट का आप मैप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा इसका वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन होता है, उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ही इसका कल्टिवेशन होता है। बाकी एज सच कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है जूट को लेके। जूट जो है बेसिकली एक कैश क्रॉप है और इसे गोल्डन फाइबर नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसका जो फाइबर है वो लॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी नेचुरल फाइबर रहता है। और इनफैक्ट आपने देखा भी होगा जूट बैग, तो आपको अंदाज़ा भी होगा ये। ग्रो कहाँ होता है तो आप इसकी लोकेशन मैप पे देख के पता लगा सकते हो कि यहाँ जनरली हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के आसपास ही ये डेवलप होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगती है और टेम्परेचर इसको चाहिए 24 से 38 डिग्री सेल्सियस। और ये जनरली गंगा डेल्टा के पास एक्सेलेंट कंडीशन अराइज होती है इसके कल्टीवेशन के लिए। और इसको रेनफॉल जो है वो अब तक जितनी हम क्रॉप्स देखी उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल अगर किसी क्रॉप को चाहिए तो वो इसको चाहिए। तो मिनिमम इसकी जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है, राइट, मिनिमम। इससे ऊपर ही चाहिए इसको बाकी। तो अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि हमारे जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उनको 100% पैक किया जाएगा इन द जूट बैग्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है। इसके अलावा जो शुगर बैग्स होते हैं या शुगर की जो पैकिंग होती है वो 20% मिनिमम जूट बैग्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इसके लिए लॉन्च किया था टू प्रमोट द जूट कल्टिवेशन। फिर है जूट मार्क इंडिया लोगो, ये बेसिकली ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है ऑफ द जूट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जूट मार्क लेबल है जो एक QR कोड के साथ आता है। तो ये आई गेस आपको पता ही, मतलब नाम से पता लग जाएगा, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। इसके अलावा जूट आई केयर है जिससे सर्टिफाइड सीड और साइंटिफिक टेक्निक्स जो है जूट कल्टिवेशन से रिलेटेड वो मिलती हैं। फिर है जूट स्मार्ट, तो स्मार्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ जूट सेकिंग, ठीक है। जूट से रिलेटेड जो भी आइटम्स है उसको आप परचेज कर सकते हो जूट स्मार्ट से। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द जूट कल्टिवेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल जूट बोर्ड। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वॉज एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में है। तो जितने भी ये आप क्रॉप रिलेटेड बोर्ड देखोगे ना, ये जनरली आपको वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। सो ये एक थंब रूल बना के चल सकते हो, इससे आपको एलिमिनेशन करने में आसानी होगी अगर हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। सो हम लोगों ने देखा था वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली बात है कैलकाटा में इसका हेडक्वार्टर होना था। अब ये जो नेशनल जूट बोर्ड है ये बेसिकली वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के जो सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इस बोर्ड के। सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री प्लान कर रही है कि हम जो कॉफ़ी एक्ट है 1942 का उसको रिप्लेस करें और एक नया कॉफ़ी एक्ट जो है वो लेके आए। सो अभी प्लानिंग के फेज़ में ही है, सो इसलिए न्यूज़ में था। तो हम थोड़ा कॉफ़ी बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। सो ये जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगेन जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होगा वहीं हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हमारा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, राइट। सो इसलिए बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मेंबरशिप की बात करें तो 33 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन। और इस कॉफ़ी बोर्ड का एक एडवाइजरी रोल होता है और जो एक्सपोर्टर को जो सर्टिफिकेशन चाहिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो भी ये प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉफ़ी बोर्ड। सो इंडिया में कॉफ़ी कल्टीवेशन की बात करें, मतलब इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, तो दिस वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यमन बाय बाबा बुडान। आई थिंक इन्हीं के नाम से शायद बाबा बुडान हिल्स भी है कर्नाटका के अंदर। तो 1600 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और चंदागिरी हिल्स जो है कर्नाटका में वहाँ पे कल्टीवेशन चालू हुआ। उसके बाद जो कमर्शियल कल्टीवेशन है ये ब्रिटिशर्स के अंदर चालू हुआ। सो इंडिया में कॉफ़ी की दो वेराइटी है, अराबिका और रोबस्टा। तो ये याद रखना, दो वेराइटीज़ है, अराबिका और रोबस्टा। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी वेराइटीज़ है बट दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। मेन जो है प्रोडक्शन अराबिका और रोबस्टा का ही होता है। अराबिका का हाई मार्केट वैल्यू है लेकिन रोबस्टा जो है वो मेजरली मैन्युफैक्चर्ड कॉफ़ी है इंडिया के अंदर। 72% जो शेयर है अल्टीमेट प्रोडक्शन का वो रोबस्टा से आता है, राइट। और
वर्ल्ड के अंदर कॉफ़ी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर द इंटायर कॉफ़ी कल्टिवेशन इज़ ग्रोन अंडर शेड, हैंड पिक्ड एंड सन ड्राइड। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा इंडिया के अंदर इस तरीके से होता है कि शेड के अंदर उगाया जाता है, मतलब किसी और पेड़ की छांव के अंदर इन्हें उगाया जाता है, हैंड पिक करते हैं और फिर सन ड्राई करते हैं। इसीलिए थोड़ा लेबर इंटेंसिव जॉब है ये। अब ये शेड के अंदर क्यों उगाया जाता है, तो इसके लिए इसका जो ग्रोइंग का जो कंडीशन चाहिए वो ऐसी है कि इसको थोड़ा शेड का इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसलिए इसको शेड के अंदर रखा जाता है किसी और पेड़ के, और ऐसे पेड़ों के अंदर रखा जाता है जो कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर सके, ताकि ये जो पौधे हैं ये खराब ना हो कॉफ़ी की। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉफ़ी एक्ट 1942 की। तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जितने भी स्ट्रगलिंग कॉफ़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर उसको रिवाइव किया जा सके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। सो गवर्नमेंट ने बाद में इसके अंदर कॉफ़ी बोर्ड जो था वो इस्टेब्लिश किया इसी एक्ट के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। सो याद रखना, जनरली ज़्यादातर बोर्ड जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर ही देखोगे इस टाइप के। जो जूट था वो अलग था बिकॉज वो टेक्सटाइल से ज़्यादा रिलेटेड है, तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी। सो याद रखना, ज़्यादातर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री देखोगे आप। आगे देखिए, सो थोड़ा सा कॉफ़ी के प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सो इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों में हमने कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो राइज होते हुए देखा है। इनफैक्ट जो लास्ट 2022 वाला जो साल था उसमें हम लोगों ने 15% ग्रोथ देखा है कॉफ़ी के कल्टिवेशन में। अब स्टेट्स की बात करें, कॉफ़ी कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका कर्नाटका है। 70% हमारी पूरी कॉफ़ी जो है कर्नाटका से आती है। उसके बाद नंबर आता है केरला और तमिलनाडु का। सो यूपीएससी ने जो 2022 का जो पेपर था उसके अंदर टी के बारे में पूछा था, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, और ये ऑप्शन वो वाले थे जो 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली करेक्ट, 4 ओनली करेक्ट। सो ऐसे वाले ऑप्शन पूछे थे। तो इसलिए इस बार हो सकता है कॉफ़ी पूछ ले, तो इसलिए देख लेना स्टेट तो 3 ही है, तो इसमें ज़्यादा चांस बनता भी नहीं है वैसे तो। बाकी अगर कॉफ़ी की बात करें तो मेनली जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है, मतलब ज़्यादा हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, ऑलमोस्ट 65 to 70% जो है एक्सपोर्ट हो जाता है इंडिया से। सो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो जो 3 स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो यही 3 स्टेट्स के अंदर ग्रो होती है। इस क्रॉप के कंडीशन की बात करें तो जनरली सॉइल इसको चाहिए डीप फर्टाइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वेल ड्रेन एंड स्लाइटली एसिडिक सॉइल इसको चाहिए, और थोड़ा स्लोपिंग चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं बट मॉडरेट स्लोप चाहिए। फिर एलिवेशन चाहिए, मतलब जो सी लेवल है उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि टेम्परेचर सुटेबल रहे इनके लिए, विच इज़ अराउंड 15 to 25 डिग्री सेल्सियस और 200 to और 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ रोबस्टा। बाकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई चाहिए और एनुअल रेनफॉल भी इनको थोड़ा हाई चाहिए। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द कॉफ़ी कल्टिवेशन इन इंडिया। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है टबैको कल्टिवेशन। अब न्यूज़ में क्यों था, ये हमारा काम का नहीं है। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि टोबैको बोर्ड के बारे में बताना चाहिए। तो टोबैको जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, इसका हेडक्वार्टर जो है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1975 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था टू बेसिकली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर द टोबैको ग्रोअर्स, ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर। सो अगेन ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है, और आइडिया आपको लग ही गया होगा कि क्या ये करता है। अब इन्होंने पता नहीं क्यों टाइप्स ऑफ टबैको दिए हुए, आई डोंट नो क्यों इन्होंने इतना जहमत उठाई है, पता नहीं बनाने वाला शायद कोई खैनी छाप होगा तो उसने बना दिया। सो ये काम का नहीं है हमारे लिए। बस टबैको कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 9% जो ग्लोबल टबैको का प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर होता है, इंडिया से होता है, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहाइंड चाइना, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बिहाइंड ब्राज़ील। सो चाइना ऑल्दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेकिन उसका खुद का डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो मतलब बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग होती है तो वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। सो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें टोबैको से रिलेटेड, तो ये एक सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है। सो याद रखना सेमी ट्रॉपिकल, और इसको भी फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। तो एटलीस्ट 100 से 120 डेज का इसे फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर इसको चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो 88 से 125 मिलीमीटर जो है पर मंथ इसको रेनफॉल चाहिए, एंड दे जनरली डू नॉट टॉलरेट हाई स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। और क्योंकि इसमें इसके जो पत्ते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हाई स्पीड नहीं चाहिए, नहीं तो ये पूरा इससे रिलेटेड जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा सॉइल की बात करें तो लाइट टू मीडियम लोम सॉइल चाहिए इसके लिए, विच इज़ गुड। मेजर टबैको मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की बात करते हैं तो इसमें गुजरात आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द टबैको कल्टिवेशन। आगे चलते हैं रिलेटेड न्यूज़ में, रबर बोर्ड के बारे में देखते हैं। सो नेक्स्ट इससे रिलेटेड है रबर बोर्ड, रबर प्लांटेशन इन इंडिया। सो रबर बोर्ड जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रबर एक्ट के अंदर बना 1947 के अंदर, और अभी इसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हम अमृतकाल का जो टाइम था उसके अंदर ये हम लोग कह सकते हैं कि इसके भी 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं इस बोर्ड के। अब इसमें जो चेयरपर्सन होता है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पता होना चाहिए। और फंक्शन की बात करें, जो रबर इंडस्ट्री है, रबर का जो कल्टीवेशन है, उससे रिलेटेड जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च है उन सबको शेयर करना, जो फार्मर्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं रबर को, उनका वेलफेयर देखना, ये सब सारा काम जो है ये रबर बोर्ड करता है। अब रिसेंटली रबर बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया अपडेटेड वर्जन ऑफ एम रूब। अब ये जो एम रूब जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है फॉर द रबर, तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फॉर रबर परचेजिंग। सो रबर प्लांटेशन की बात करें तो जनरली रबर जो है एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, और आप देखोगे इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, एवरग्रीन टाइप का होता है क्योंकि बड़े पत्ते होते हैं इसके, और इसमें से एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, लेटेक्स बोलते हैं, और उसी से रबर मैन्युफैक्चर होता है। तो नेचुरल रबर इसी तरीके से आता है। सो दिस इज ग्रोन इन लेटराइटिक सॉइल और लोमी सॉइल, and this requires a tropical climate with an annual rainfall of 200 centimeter to 450 सेंटीमीटर विच इज सूटेड फॉर द कल्टिवेशन। तो आप समझ सकते हो इंडिया का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो रीजन रहेगा, जो कि केरला के जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो वहीं पे जनरली ग्रो होता है। इनफैक्ट केरला ही जो है इसमें बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। बाकी जो और रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, लाइक त्रिपुरा, असम, मेघालय एक्सेट्रा, यहाँ पे भी ये ग्रो होता है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द रबर प्लांटेशन इन इंडिया। ओवरऑल बात करें तो इंडिया जो है इट्स नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में हम कह सकते हैं रबर का है। ज़्यादातर हमारी जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड रबर की, वो इम्पोर्ट के थ्रू ही फुलफिल होती है, तो ये चीज़ याद रखना। सर रबर बोर्ड ने वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर आसाम में फील्ड ट्रायल्स शुरू किए हैं। ट्रायल है, नॉट कमर्शियल कल्टिवेशन, ठीक है, ट्रायल रन है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अलाइड सेक्टर। तो अलाइड सेक्टर में आप देखते हो सबसे पहले इंडियाज़ डेयरी सेक्टर। तो अभी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड समिट हुआ था इंडिया के अंदर, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा न्यूज़ में है। इनफैक्ट ये जो है, ये जो डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट है, ये पहली बार 1974 में शुरू हुआ था और इंडिया इसको सेकेंड टाइम होल्ड कर रहा था। सो ये याद रखना। सो यहाँ पे जितने भी डेयरी से रिलेटेड स्टेक होल्डर है वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रॉम फार्मर्स टू लीडर्स टू पॉलिसी प्लानर्स, सब लोग इसमें आते हैं। अब इंडिया का डेयरी सेक्टर देख लेते हैं। सो सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी है डेयरी सेक्टर जो है, या डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी नेशनल इकोनॉमी को अबाउट 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इंडिया बात करें तो ग्लोबली रैंक फर्स्ट पे आता है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, और जो लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन है वो भी इंडिया के अंदर है। बोवाइन मतलब ये जो गाय भैंस होते हैं इनको बोवाइन बोलते हैं। सो इंडिया ऑल्दो फर्स्ट रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, बट जब एक्सपोर्ट की बात करें तो हम उसमें हम बहुत पीछे हो जाते हैं। रीज़न यही रहता है कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है मिल्क को लेके। इनफैक्ट ग्लोबल एवरेज में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे पर कैपिटा कंजम्पशन हो रहा है मिल्क का, सो वो इंडिया में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पे लोगों के पास एम्पल अमाउंट में नहीं है, सो इसलिए ओवरऑल बात करें तो पर कैपिटा हमारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है उसकी वजह से। बाकी ओवरऑल प्रोडक्शन अच्छा है और हमें इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब यूपी वगैरह के जैसे स्टेट्स है उधर मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट वहीं अगर हम बात करें झारखंड वगैरह में तो यहाँ मिल्क का कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाता है। और टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश आते हैं। ये टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। फिर के इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। तो पहला है इसके अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी। सो ये एनडीडीबी इनिशियली एक सोसाइटी के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860, और बाद में इससे मर्ज कर दिया गया था बाय क्रिएटिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमने एनडीडीबी एक्ट बनाया था और उससे ये इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था।
सो याद रखना अब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस एंजॉय करता है और 1987 में इसको ये स्टेटस मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। सो NDRI जो है ये बेसिकली ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि करनाल में लोकेटेड है और ये अपने 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है अभी, राइट। सो इसलिए ये भी न्यूज़ में हो सकता है। सो याद रखना 100 ईयर्स इसको कंप्लीट हो गया और डेयरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिसर्च डेवलपमेंट है वो ये करता है, ठीक है। गरिमा नाम से हम लोगों ने एक बफेलो जो थी वो क्लोन करी थी। सो ये क्लोन भी जो है ये NDRI ने ही करी थी। तो याद रखना गरिमा बफेलो ये एक क्लोन हम लोगों ने प्रोड्यूस किया था। ये वर्ल्ड के अंदर सेकंड क्लोन था किसी बफेलो का, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट बोल सकते हैं बाय द NDRI, राइट। आगे चलते हैं कि इनिशिएटिव देख लेते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड। सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड जो था वो एक्सटेंड कर दिया टू द लाइफ स्टॉक फार्मर्स। तो जितने भी गाय भैंसों का जो पशुपालन कर रहे थे अब वो भी किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने PLI स्कीम लॉन्च करी है फॉर द फूड प्रोसेसिंग। तो इसमें हम लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोज़रेला चीज़। तो ये याद रखना इटालियन चीज़ था अब उसको इंडिया में उगा रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक हम लोगों ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो था वो एस्टेब्लिश किया है। तो इससे जितने भी पुराने टाइप के जो हमारे प्रिमिटिव मैन्युफैक्चरिंग थी उसको रिप्लेस करके नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ रहे हैं डेयरी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इस फंड के थ्रू हम लोग जो मीट प्रोडक्शन है और जो हमारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये फंड जो है ऐसे कामों को फंड करेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड NGRA। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी अनाउंस करती है NGRA 2022। सो ये एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर। तो ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है जो कि काम कर रहे हैं डेयरी सेक्टर में या लाइफ स्टॉक सेक्टर में। तो ये अवार्ड जो है बेसिकली कन्फर करता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर। और आपको पता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर हम जो इंडिजीनियस ब्रीड है कैटल की उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड NGRA। अब एक चीज़ आपको पता होगा पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थी उसी के अंडर ये फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग आती थी एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट के अंदर इनको एकदम अलग से एक मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं रिलेटेड न्यूज़ में। देखो NDDB ने लॉन्च किया है NDDB मृदा लिमिटेड। अब ये एक कंपनी है जो कि होली ओन्ड है बाय द NDDB जो कि मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के ऊपर काम करेगी। मैन्योर आपको पता है जो काउ डंग होता है या जो कैटल डंग होता है उसको आगे हम एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैन्योर शब्द का इस्तेमाल होता है। सो ये याद रखना इससे हम लोग जो कैटल डंग है उससे बायोगैस या जो बायो CNG एनर्जी जनरेशन जैसे काम है उन पे फोकस करेंगे। सो ये जो NDDB है इसने एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनाया है। ट्रेडमार्क हम लोगों ने देखा था IPR राइट्स के अंदर। सो ये ट्रेडमार्क जो है ये सुधन नाम से दिया हुआ है, सुधन। सो सुधन के थ्रू हम एक ट्रेडमार्क क्रिएट करें जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है उनको सेल करेंगे और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बेसिकली काउ डंग या कैटल डंग से बने होंगे। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द NDDB मृदा लिमिटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें फूड प्रोसेसिंग। सो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में आपको पता ही है कि ऐसा सेक्टर जहाँ पे हम लोग जो रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करते हैं और उस प्रोसेसिंग के बेसिस के ऊपर उसकी शेल्फ लाइफ जो है हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। बाकी ये ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला आपको बेसिक फैक्ट यही है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस जो ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का हम लोग 11% देख रहे हैं पिछले कुछ समय में। इंडिया हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड जूट। तो याद रखना प्रोडक्शन की बात हो रही है ना कि एक्सपोर्ट की। फिर सेकंड प्रोड्यूसर है हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल के, और थर्ड है इन टर्म्स ऑफ सीरियल्स। तो ये पता होना चाहिए ये सारे फैक्ट्स। आगे चलते हैं, बाकी कुछ काम का नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसमें पहला आर्टिकल है एशियन पाम ऑयल अलायंस, APOA। सो अभी ये जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है ये बेसिकली एक एसोसिएशन है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की ऑफ 5 मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज।
सो यहाँ पे जनरली हम लोग जब अलायंस देखते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर्स की अलायंस देखते हैं या प्रोड्यूसर्स की अलायंस देखते हैं, बट ये बायर्स की अलायंस है। तो इसमें बायर कौन कौन है? इसमें है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये 5 कंट्री के जो बायर हैं वो आते हैं साथ में और ये अलायंस फॉर्म करते हैं। और अलायंस फॉर्म करने का मतलब यही है कि बेटर बार्गेन कर सके विद पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और कोशिश इन अलायंस के अंदर यही रहती है कि प्राइस जो है इसको स्टेबलाइज रखा जा सके, बिकॉज पाम ऑयल जो है थोड़ा सा चीपर ऑयल है, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है। ऑल्दो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ख़राब होता है पाम ऑयल, बट यहाँ पे थोड़ा अदरवाइज आपको मिलेगा इस स्पेसिफिक आर्टिकल में। तो यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि ये एडिबल ऑयल जो है, वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस होता है पाम फ्रूट से, और ये रिच होता है विटामिन ए और विटामिन ए में विद नो ट्रांस फैटी एसिड। तो ट्रांस फैटी एसिड आपको पता ही है, ट्रांस फैट जो होता है ऐसा फैट जो होता है जो कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और उससे मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है बेसिकली। सो ये इसका एक मेजर रीज़न रहता है। मतलब यहाँ पे ट्रांस फैट तो कम है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है वो इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा है। ऑलमोस्ट 49% रिपोर्ट्स में मिलता है कि सैचुरेटेड फैट्स पाम ऑयल में होता है, इसलिए इसको ख़राब बताते हैं, राइट। बाकी विटामिन ए और ई के अंदर रिच होता है। एंड यूज इन फूड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। 2 वेराइटीज़ हैं इस पाम ऑयल की या पाम इस क्रॉप की। एक है अफ्रीका की जो कि नेटिव थी अफ्रीका में, और एक थी साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। वहाँ से फिर इनको ट्रांसपोर्ट करके जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का, उसमें उगाया जाता है। सो अभी इस एशियन पाम ऑयल अलायंस के अंदर जो इंडिया का जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है SCA, वो मैनेज करेगा इसका सेक्रेटेरिएट। सो ये याद रखना। आगे चलते हैं, थोड़ा पाम ऑयल के बारे में देखते हैं। सो इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। सो ये चीज़ याद रखना, इट इज़ नॉट अ क्रॉप दैट इज़ नेटिव टू इंडोनेशिया। और भी कंट्रीज़ में उगाया जा रहा है पाम ऑयल को, और जनरली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही उगता है। तो बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को काट के इसको उगाया जा रहा है। इसलिए भी बहुत सारे लोग जो है पाम ऑयल को रिजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो कल्टिवेशन है वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट। और इनकी वजह से एक स्पीशीज़ है जो कि मलेशिया के अंदर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने जा रही है। तो कोई स्पीशीज़ का नाम बता सकता है जो इस ऑयल पाम के फार्मिंग की वजह से खतरे में आ गया था? सर ओरेंगुटान। बढ़िया। और ओरंगुटान है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऑरेंज कलर का ये बहुत बड़ा सा मंकी होता है, ठीक है, ये प्राइमेट बोल सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। अब एक और चीज़ इसमें याद रखना, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है इस वेजिटेबल ऑयल का, राइट। पाम ऑयल का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर जो है वो इंडिया है, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ये इंडोनेशिया से होता है, और इनफैक्ट उसी से हम सबसे ज़्यादा परचेज भी करते हैं। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स बोल सकते हो आप इसको। सो पैक्स जो है, अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे वो बात कर रहे थे कि हम जो जितनी भी पंचायत हैं इंडिया के अंदर उन सब जगह पे पैक्स को एस्टैब्लिश करेंगे, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब ये जो पैक्स होती है ये रजिस्टर होती है एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो एज टू फैसिलिटेट, मतलब इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको ये हेल्प प्रोवाइड करती है इन द इनपुट फैसिलिटी इन फॉर्म ऑफ कैश, मतलब कल्टिवेशन के अंदर कैश के फॉर्म में पैसा प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देती है ऑन हायरिंग बेसिस, और स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। सो कलेक्टिव एडवांटेज के बेसिस पे कोऑपरेटिव बनाए जाते हैं, और वही सेम चीज़ हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में भी देखते हैं। सो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ये 3rd टियर होता है। हम कुछ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करें तो इसमें ये सबसे लास्ट ईयर बोल सकते हो, सबसे नीचे आता है। मतलब इसके ऊपर हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं, और उससे ऊपर हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हैं, राइट। तो वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर रहता है। ये जो है पंचायत के लेवल पे रहेगा या एक ग्रुप ऑफ विलेज के लेवल पे रहता है। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये याद रखना, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 एंड इज नॉट रेगुलेटेड बाय द RBI। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द पैक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन। सो अभी ये जो कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन है इसके अंडर एक और कमेटी होती है। तो दिस कमेटी वाज कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। सो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं विद रिगार्ड्स टू नटमैग, सैफरॉन, चिली पेपर, पेपरिका एक्सेट्रा, और ये कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन को आगे भेजा है। तो वैसे तो न्यूज़ ज़्यादा काम का नहीं था, बट कोडेक्स एलिमेंट्रस के बारे में अब हमें इस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। सो ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है अंडर द परव्यू ऑफ FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन,
एंड WHO फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। तो याद रखना दो दो ये ऑर्गेनाइजेशन है, FAO और WHO, उसके अंडर ये काम करती है और जितना भी फूड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो सेट करती है। इनफैक्ट जो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था ना फाइटोसैनिटरी मेजर्स का, वो डिसाइड करने में इसी के स्टैंडर्ड जो है हेल्प करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। और इस कमीशन का मेंबरशिप की बात करें तो दिस इज ओपन टू ऑल मेंबर नेशंस एंड एसोसिएट मेंबर्स ऑफ FAO एंड WHO। जो FAO और WHO का मेंबर है वो इसका मेंबर बन सकता है। सो इंडिया भी इसका मेंबर है और ये जो कमीशन है ये हर साल मीट करती है वंस एवरी ईयर। और जनरली इसका जो हेडक्वार्टर है सच नहीं है, बट दो जगह इसका जो मीटिंग है वो होता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड और जो रोम जो है इटली के अंदर, उनके बीच में इसका जो मीटिंग है वो होता है ऑल्टरनेटिवली, राइट। सो इतना ही था इसके बारे में जानने लायक। कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन याद रखना, ये फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करती है अंडर FAO एंड WHO। आगे चलते कुछ की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो अभी 11th एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो ये 2021 से स्टार्ट हुआ है। 2021 और 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये हर 5 साल में कंडक्ट कराया जाता है। दिस स्टार्टेड फ्रॉम 1971 ईयर से चालू हुआ था और उसके बाद हर 5 साल में ये होता है और इसमें हमारी हेल्प करता है वर्ल्ड सेंसस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ FAO। सो ये एक प्रोग्राम है FAO का, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर, वो हमारी हेल्प करता है इस एग्रीकल्चर सेंसस को कंडक्ट करने में। अब इस एग्रीकल्चर सेंसस से हमें पता क्या लगता है, तो इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती है, जैसे कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग साइज क्या चल रहा है, ड्यूरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्लास का, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसा क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है, ये सारा डाटा जो है इससे कलेक्ट होता है। सो आई गेस इतना ही है इसमें जानने लायक, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्फन क्रॉप। सो ऑर्फन क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप जो कि ज़्यादातर नेग्लेक्टेड है या अंडर यूटिलाइज क्रॉप रहती हैं। तो बहुत सारी जैसे नट्स हो गए या लेटेक्स हो गया, सो इन क्रॉप्स को हम लोग जनरली ऑर्फन क्रॉप बोलते हैं। बाकी कुछ काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं कमोडिटीज़ मार्केट आउटलुक। तो ये वर्ल्ड बैंक ने निकाला है। कमोडिटी के अंदर ये हम जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है और जो फूड प्राइसेस है उसके बारे में बात करते हैं। सो इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया कि जो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं पिछले 2 सालों में, दे हैव बीन द हाईएस्ट सिंस द 1973 ऑयल क्राइसिस। सो ऑयल क्राइसिस तब जब हुआ था तब ऑयल के जो प्राइसेस थे बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, उसके बाद अब ये पिछले 2 सालों में बढ़े और रीज़न उसका आपको पता ही है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस और जो कोविड-19 क्राइसिस था वो उसका रीज़न था। नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, नाम है इसका रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म है रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो शॉर्ट फॉर्म इसका रिवॉर्ड है और ये बेसिकली इनिशिएट किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक जो है इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करा है। तो इसमें हम जो रिसोर्सेज हैं अराउंड द वाटरशेड उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने की बात करें इन एरियाज़ के अंदर, वाटरशेड से रिलेटेड मतलब जहाँ पे भी पानी जो है वो आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी ह्यूमन कैपिटल है स्टेट और नेशन लेवल के ऊपर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और डेवलप करेंगे नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पार्टनर्स जो इस वाटरशेड डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करेंगे। सो ये वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से हम लोग बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनका रेजिलियंस बढ़ाना चाहते हैं अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। सो इतना ही है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के बारे में जानने लायक। याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक मिलकर इस रिवॉर्ड प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस फूड प्राइस इंडेक्स। तो जैसा हम लोग CPI WPI निकालते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, वैसे ही जो FAO है वो एक फूड प्राइस इंडेक्स निकालती है, देखता है जो इंटरनेशनल प्राइसेस है ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़। तो इसमें 5 फूड कमोडिटीज़ आती हैं, उसमें है सिरल, शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल एंड डेयरी। तो इनका एक वेटेड एवरेज रहता है जिसके बेसिस पे ये लोग पता लगाते हैं कि कितना प्राइस बढ़ गया इंटरनेशनल लेवल पे इन सब कमोडिटीज़ का। सो बेस ईयर याद रखना है इसमें 2014-2016 इसका बेस ईयर है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द फूड प्राइस इंडेक्स ऑफ FAO। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि DSS इसको बोलते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और जो फार्मर वेलफेयर है वो डेवलप कर रहे हैं कृषि DSS को। सो इसके अंदर ये हेल्प ले रहे हैं रेडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट की और विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। तो ये नाम याद रख लेना, ये जो विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम है इसका शॉर्ट नेम है वेदास। तो वेदा नाम से जाना जाता है
और ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है। सो याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिलकर ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये रन कर रहे हैं। सो कोई मुझे बता सकता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पीएमओ के अंदर आता है। करेक्ट है। तो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, पीएमओ के अंडर आता है, ये पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं, ये जो रीसेट है ये बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसके थ्रू हम जो एग्रीकल्चर बेस्ड रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, इसको ट्रैक करते हैं। वेदास जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितना भी ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो डेटा आएगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे, जिससे हम स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। सो इसी सारी जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कृषि या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में ये हमारा हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी, COEK। सो अभी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है उन लोगों ने सपोर्ट किया है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC को इन एसोसिएशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो नेफ्ट जो है और MSME और जो हमारी KVIC से इन लोगों ने मिलकर कंसीव किया है ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ खादी। और ये बेसिकली इसके अंदर एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाया जा रहा है। हब एंड स्पोक मॉडल आपको पता ही है कि हब जो है वो सेंटर होता है किसी भी एक्टिविटी का, और पेरिफेरी से जो भी इनपुट है या जो आउटपुट है वो आता और जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हब कौन रहेगा इसके अंदर? दिल्ली जो है वो हब रहेगा, और बेंगलुरु, गांधीनगर, कलकत्ता और शिलोंग जो है इसके स्पोक्स रहेंगे। राइट। अब जो खादी क्लोथ है वो जनरली हैंड वोवन या हैंड स्पन रहता है, तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसी पे फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं KVIC के बारे में। तो KVIC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू द KVIC एक्ट ऑफ 1956। तो ये भी काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। सो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा ये जो KVIC है ये खादी मार्क टैग जो है, लेबल जो है ये प्रोवाइड करता है। राइट। सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-30। सो ये FAO का जो है ये एक रोड मैप है बेसिकली, और दिस अलाइंस विद द डिक्लेरेशन फॉर सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ऑफ कमिटी ऑन फिशरीज एंड अ सब्सिडरी बॉडी ऑफ FAO काउंसिल एस्टैब्लिश इन 1965। सो ये जो कमिटी ऑन फिशरीज है ये बेसिकली एक ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो कि हर साल मीट करता है और रिव्यू करता है चैलेंजेस रिलेटेड टू फिशरी एंड एक्वाकल्चर। सो याद रखना, इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो कि फिशरी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में वर्क करता है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए इसमें। अब आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम फिशरीज़ के बारे में बात करें, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो कौन सा SDG जो है वो लाइफ अंडर वाटर के बारे में बात करता है? 14। करेक्ट। सो ये पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक डिटेल्स थोड़ा सा देख लेना। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक आधार। सो अपीडा जो है ये रोल आउट करने की कोशिश करा ऑर्गेनिक आधार को। अभी ऑर्गेनिक आधार ऐसे फार्मर्स को दिया जाएगा जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर जो भी फार्मर काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंडर उनको ये आधार कार्ड दिया जाएगा। अब ये आधार कार्ड जो होगा ये कॉम्बिनेशन होगा ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें होगा पहले तो पर्सनल जो आधार है, जो फार्मर जो इस प्रोग्राम के अंडर काम कर रहा है या ऑर्गेनिक खेती कर रहा है उसका पर्सनल आधार रहेगा। फिर वो जिस लैंड पार्सल पे इसको उगा रहा है, तो ये UL पिन जो है हम लोगों ने देखा था जब हम लोग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है उसको देख रहे थे इसी PT के अंदर, तब हम लोगों ने देखा था ये UL पिन की बात हो रही थी। UL पिन जो है ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर प्लॉट के लिए यूनिक होगा, और इससे हम लोग कोशिश कर रहे थे जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसको यूनिक बनाएं। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ऑर्गेनिक आधार बनेगा, और इसे एपेडा जो है वो रोल आउट कर रहा है। और कोई बता सकता है एपेडा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कॉमर्स। करेक्ट, हाँ कॉमर्स के अंडर है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो दैट इज क्रॉप इंश्योरेंस। तो अभी 2 कमेटी बनी है अंडर द CS मूर्ति। तो 2 कमेटी
काम क्या है इन दोनों कमिटीज़ का? पहला है देखना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, और दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये कमिटीज़ जो है ये काम करेगी इन दो फील्ड्स के ऊपर। और इन लोग कमिटीज़ ने रिकमेंड किया है एक प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ अ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम विंड्स नाम से अंडर द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। और इससे हम जो है बेटर गॉज कर पाएंगे हमारा जो वेदर रिलेटेड फोरकास्ट है उसको। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना CS मूर्ति कमिटीज़ जो है ये क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कृतज्ञा 3.0। सो ये नेशनल लेवल हैकाथॉन है जिसको लॉन्च किया है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने इसको लॉन्च किया है। और इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, ताकि वो अपना जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो चैलेंज यही है कि हम स्पीड ब्रीडिंग करें फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, और उसमें ये चैलेंज ICAR ने खोला है फॉर स्टूडेंट, फैकल्टीज, एंटरप्रेन्योर्स एंड इनोवेटर्स। सो ये याद रखना कृतज्ञा 3.0 ये एक हैकाथॉन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं ई-नाम पोर्टल। तो ई-नाम पोर्टल आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा। इसके थ्रू हम जितने भी इंडिया के अक्रॉस APMC मंडीज़ है उनको लिंक करें सो दैट एक पैन इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग बना सके। सो ये 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था। और इसको नोडल एजेंसी कौन सी है, जो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन सी है, तो ये पता होना चाहिए। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म विच इज़ POP अंडर द ई-नाम। सो इससे बेसिकली जितने भी मार्केट्स हैं अक्रॉस द कंट्री रिलेटिंग टू फार्म सेक्टर वो सब कनेक्ट हो जाएंगे ये प्लेटफॉर्म के अंदर, जो कि ई-नाम के अंदर ही एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने इसे इनाग्रेट किया एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल को। तो इसके थ्रू एक वन स्टॉप पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसमें जितने भी एग्री इन्वेस्टर्स हैं उनको बताया जाएगा कि क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सो बेसिकली एग्रीकल्चर में हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बूस्ट करें इन्वेस्टमेंट, उसके लिए ये जो स्कीम है ये चलाया गया है। सो इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है। सो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।